यस क्लास, आज हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। कल हमने मीनिंग ऑफ प्लानिंग एंड फीचर्स ऑफ प्लानिंग पढ़ लिया था। कोई बताएगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लानिंग? जब बुक से देख के बताओ। थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, बाय whom is to do and by which method we have to do। मेथड भी देखना होता है, सब हम देख लेते हैं। हाउ टू डू में वही आ जाता है मेथड। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम पहले से थिंकिंग इन एडवांस, प्लानिंग जो है मेंटल एक्सरसाइज है। तो जब हमने इसकी वो करी फीचर्स देखे तो हमने कहा कि इसमें वर्क नहीं करना होता, इसमें क्या करना होता है, सिर्फ सोचना होता है कि हमें क्या करना है। समझ आ रही है? तो ऐसे ही आज हम करें इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इसमें इम्पॉर्टेंस में सबसे पहला क्या है, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। क्या मतलब है? प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन देता है? जैसे हम ऐसे सोच लेते हैं कि प्लानिंग में क्या होता है कि प्लानिंग एश्योर दैट द गोल एंड ऑब्जेक्टिव आर क्लियरली स्टेटेड। मैंने तुम्हें बोला था कि सबसे पहला प्लानिंग का काम होता है कि इसमें हम क्या कर लेते हैं, गोल्स डिसाइड कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है एंड उस गोल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एक्शन प्लान। जैसे अगर हमने ये सोचा है कि हमारा बिजनेस है और इस बिजनेस में अगर हमारी सेल जो है, प्रेजेंटली सेल हमारी 1 है और हम इसको बढ़ा के कितना करना चाहते हैं, इस मंथ की सेल 1,50,000, हम इसको 50,000 और बढ़ाना चाहते हैं। तो ये 50,000 बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्शन प्लान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्शन प्लान। तो एक्शन प्लान जो है ये क्या, उसके लिए हमें डायरेक्शन देता है प्लानिंग। प्लानिंग क्या, हमने ऑब्जेक्टिव देख लिया, जैसे हमने यहाँ ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया कि हमें 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख सेल करनी है, हमारा इस टाइम ये ऑब्जेक्टिव है। इस ऑब्जेक्टिव को गेन करने के लिए हमारा क्या एक्शन प्लान होना चाहिए, उसके लिए क्या करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं। समझ में आ रहा है? तो प्लानिंग क्या करती है, प्रोवाइड द डायरेक्शन। डायरेक्शन के इन विच रिगार्ड, in the regard of the objective to what is the action, what is our action to gain that objective, कि हमारा एक्शन प्लान क्या होगा उस ऑब्जेक्टिव को गेन करने के लिए, उसी डायरेक्शन में फिर हम अपना काम करना शुरू कर देते हैं। समझ में आ रहा है? तो प्लानिंग जो होती है वो क्या करती है, हमें क्या, हमारे को डायरेक्शन देती है। किस काम के करने की डायरेक्शन देती है? ऑब्जेक्टिव को गेन करने के लिए हमारा क्या एक्शन प्लान होगा। समझ आ रही है? जब हमारे गोल, व्हेन आवर गोल्स आर वेल डिफाइंड, एम्प्लॉयज नो इन एडवांस दैट व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू डू एंड व्हाट दे मस्ट डू टू अचीव दिस गोल। जब हमें पता है हमारा गोल वेल डिफाइंड है, हमें पता है हमें क्या करना है, इस महीने हम ऐसे नहीं करके प्रोडक्शन करते जा रहे हैं, हमने सोचा हुआ है कि हमारी जो हमारे को अपनी सेल है वो हमें 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख करनी। इट्स वेल डिफाइंड। हमारा ऑब्जेक्टिव हमें पता है, हमारा वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है कि हमें अपनी सेल बढ़ानी है। इस सेल को बढ़ाने का हर एम्प्लॉय को पता है कि इस बार का टारगेट ये रखा, फिर उसके हिसाब से सब लोग काम करेंगे। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन बढ़ाएगा क्योंकि सेल ज़्यादा तो तब होगी तो हमारे पास माल होगा उतना, है ना। ऐसे ही एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट को कहा जाएगा कि भैया तुम एडवर्टीजमेंट तुम्हें करनी है, हमें अपना माल बेचना है। तो इस तरह से सारा, जब हमारा वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव रहता है तो उसको गेन करने के लिए क्या होता है, हमारा पूरा हर एम्प्लॉई को पता होता है क्या करना है, उस ऑब्जेक्टिव को गेन करने के लिए क्या क्या काम करना है, उसके हिसाब से ही सारा प्लानिंग की जाती है। समझ में आ रहा है? ये समझ में आ गया? फर्स्ट क्या पढ़ रहे हैं हम? इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इसमें सबसे पहला क्या इम्पॉर्टेंस हमने पढ़ी है, टू होम, डायरेक्शन किसको प्रोवाइड करता है, किसको डायरेक्शन देता है प्लानिंग, बोलो क्या, किसको डायरेक्शन देता है? वो उन लोगों को, फर्म को, लोगों को जो सामने काम करते हैं, चाहे वो मैनेजर है या एम्प्लॉय है, उनको डायरेक्शन देता है कि तुम्हें क्या काम करना है। जैसे अभी तुम्हारे एग्ज़ाम आने वाले हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आप पास हो, आपके अच्छे मार्क्स हैं। तो अभी हमको बार बार आप देखते हो हमारे स्कूल का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसमें हमें इंस्ट्रक्शन मिलती रहती है
आप बच्चों को सिलेबस बता दो, आप बच्चों हमारे भी अंदर चलता रहता है कि हाँ हमारा इस दिन तक हमें अपना सिलेबस कंप्लीट कराना है, एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन आने हैं तो हम कैसे इनकी प्रैक्टिस कराएं। ये सब हमारे को क्या है, हम सबको क्या है, डायरेक्शन मिली हुई है कि बच्चों को पेपर से पहले इस सिलेबस भी ख़त्म कराना है और इसकी प्रैक्टिस भी कराना है। देखा ना, मैम का पीरियड ख़त्म हो गया फिर भी वो आपको बार बार इंस्ट्रक्शन दे रही हैं। क्यों? क्योंकि सब लोग, चाहे मैथ्स वाली मैडम है, मैथ्स वाली मैडम उस डायरेक्शन में काम कर रही है, मैं बीएससी का पढ़ा रही हूँ, मैं उस डायरेक्शन में काम कर रही हूँ, नीली मैडम आपको अकाउंट्स पढ़ाती है, वो उस डायरेक्शन में काम कर रही है। सब लोग सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। सबका ऑब्जेक्टिव क्या है? सबका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको पास कराना, आपके अच्छे मार्क्स दिलाना। ये ऑब्जेक्टिव है ना, क्लियरली है हमारे दिमाग में कि हम चाह रहे हैं आप सब पास हो जाओ, आपके अच्छे मार्क्स हैं। उस अच्छे मार्क्स के लिए वी आर ऑल गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। समझ आ रही है? तो प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, देन प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। क्या मतलब है? सेकंड क्या है? प्लानिंग जो है, प्लानिंग प्रोवाइड्स द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। कैसे? आपको पता है प्लानिंग हमेशा फ्यूचर से रिलेटेड होती है, कभी पास्ट से रिलेटेड। मैंने कल पढ़ा था, हमने कल पढ़े थे फ्यूचर की। प्लानिंग इज ऑलवेज रिलेटेड, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग इज ऑलवेज रिलेटेड टू फ्यूचर। और फ्यूचर जो है हमेशा अनसर्टेन होता है, फ्यूचर का पता नहीं चलता। आज है, अभी आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, हो सकता है कल तक मैं आऊँ ही ना, हो सकता है मर जाऊँ। कुछ कह थोड़ी सकते हैं, कह सकते हैं कुछ भी नहीं। ये सांस आ रही है, अभी आ रही है, अगली ना आए, ख़त्म। कुछ भी नहीं कह सकते हम किसी चीज़ के लिए। अभी मौसम सही है, कल इतनी बारिश आ जाएगी, तूफान आ जाए, क्या कह सकते हैं? कुछ नहीं। बिजनेस में भी बिल्कुल ऐसे ही अनसर्टेनिटी रहती है। अभी जैसे हमें थोड़ा बहुत पता है कि थर्ड वेव आ रही है, ऐसे कह रहे हैं ना, अक्टूबर में थर्ड वेव आने वाली है। इट्स अनसर्टेन, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। अब अगर थर्ड वेव आए तो उसके लिए क्या प्लानिंग, दिल्ली सरकार ने प्लानिंग करी होगी ना कुछ जैसे। और इससे रिलेटेड जिनके बिजनेस हैं, जैसे कि हमें पता है कि थर्ड वेव आने वाली है, तो इससे रिलेटेड, बट अनसर्टेन है, नहीं भी आए, अगर आ जाए तो जो मेडिसिन बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं, जो कोविड से रिलेटेड मेडिसिन बनाती हैं, वो क्या करेंगी? इसके लिए प्रोडक्शन बढ़ा देंगी। जो पीपीई किट बनाती हैं, वो क्या करेंगी? उसकी प्रोडक्शन बढ़ाएंगी, है ना। ऐसे ही हॉस्पिटल्स में क्या करेंगे? जिनका बेड बनाने का बिजनेस है, बेड बनाएंगे। वेंटिलेटर जिनके बनते हैं, वेंटिलेटर बनाएंगे, है ना। हैंड सैनिटाइज़र, ग्लव्स, जो भी हमारे इसकी मेडिसिन, मेडिकल जो भी हमारे अप्लाइंसेस हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन सब को बनाने वाले जो भी बिजनेस हैं, वो बिजनेस क्या करेंगे? प्लानिंग कर लेंगे अपनी, उसके हिसाब से उन्होंने सब सोच रखा होगा कि हम प्रोडक्शन भी कर रहे होंगे। क्यों? ताकि अगर वो अनसर्टेनिटी अगर सर्टेन हो जाए, अगर वेव आ जाए, तो जो है उनके बिजनेस को नुकसान ना उठाना पड़े। समझ में आए? तो प्लानिंग जो है रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी। समझ में आ रहा है? क्यों? ताकि क्योंकि वो पहले से ही आगे फ्यूचर में देख के क्या कर लेते हैं? प्रिपेयर कर लेते हैं। खड़े हो ना बेटे, आप खड़े आप चेकिंग, यस, कैप लगा रखिए। यस, मैंने अभी दो कौन से पॉइंट्स बताए हैं प्लानिंग के इम्पोर्टेंस के? मैंने दो पॉइंट्स क्या बताए? मैंने ऐसे कहानी नहीं पूछी आपको, पॉइंट्स की हेडिंग बोलो। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, आगे प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, और फिर दूसरा क्या है? प्लानिंग प्रोवाइड्स रिस्क ऑफ या रिड्यूसेस, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। दो पॉइंट्स मैंने बताए, ये लिखे ब्लैक बोर्ड पे। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन एंड लिखे में देखो, तुम्हारा दिमाग तो कहीं और है, तुम्हें पता ही चल रहा। अच्छा, प्लानिंग प्रोवाइड नहीं, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, कम कर देंगे।
अनसर्टेनिटी को क्या कर देती है, कम कर देती है, ठीक कर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, थर्ड क्या है, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। प्लानिंग जो है वो रिड्यूस करती है, कम करती है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्या होता है, कोई बताएगा, एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। क्योंकि प्लानिंग में ना हम सब पहले से डिसाइड कर लेते हैं कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा। तो हमारी क्या होता है, कोई ऐसे नहीं होता कि एक ही काम को दो लोग करेंगे। जैसे समझ लो आपके घर में आपके भाई की शादी है और आपके मामा जी को समझ लो कानपुर से आना है और उनको लेने स्टेशन पे जाना है। तो आपने डिसाइड कर लिया है कि सुबह जो है मामा जी की गाड़ी जो है सुबह 5 बजे आएगी और जो है ये तुम्हारे घर का जो कज़िन है समझ लो उसको तुमने कह दिया कि तुम लेने जाओगे। ये तो है प्लानिंग। और वो सुबह सुबह 4 बजे उठ के चला गया स्टेशन और लेके आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर प्लानिंग नहीं है तो सुबह जो है तुम्हारा एक कज़न है, उसको पता ही नहीं है कि 5 बजे गाड़ी आनी है, उसको समय पता ही नहीं था और वो 6 बजे गया लेने के लिए। 6 बजे तो गाड़ी आ गई थी, मामा जी खुद ही आ गए कैब करके। और एक ऐसा है कि 2 जने चले गए, प्लानिंग नहीं थी कि एक आपका मामा का बेटा चला गया दूसरे मामा का और एक आपके चाचा का भी बेटा चला गया अलग अलग, कि वो भी जाके लेके आना है मामा जी को। और फिर जो है पता चला 2-2 जने स्टेशन पे पहुँचे हुए हैं, एक जना जाता तो भी लेके आ सकता था, अब 2 जने चले गए। तो इट इज़ वेस्टफुल एक्टिविटी। और ये क्या है, ओवरलैपिंग, कि भाई 2 लोग एक ही काम कर रहे हैं। या अगर हम बिज़नेस के टर्म में देखें तो जैसे कि आपका बिज़नेस है, उसके लिए परचेज़ का ऑर्डर देना है, गुड्स परचेज़ का। अब क्या है कि 2 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर हैं, उसमें से 2 पार्टनर सेम गुड्स के लिए ऑर्डर दिया है क्योंकि कोई प्लानिंग ही नहीं थी। अगर प्लानिंग है, डिसाइडेड है, ABCD 4 पार्टनर हैं, एक को पता है, एक को बोल रखा भी तुम्हें परचेज़ करके लाना, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, वो जाएगा परचेज़ करके ले आएगा। लेकिन अगर प्लानिंग नहीं है, कुछ पता ही नहीं है किसने क्या परचेज़ करना है, किसने क्या काम करना है, उसको समझ में आया वो परचेज़ कराया, दूसरी को समझ में आया बीवी परचेज़ कराया। अब बिजनेस में हो गया डबल गुड्स। या ऐसे भी हो सकता है कि A ने सोचा B कर देगा, B ने सोचा A करेगा और कोई भी नहीं लाया, अब प्रोडक्शन के लिए मालिक नहीं है। तो इसका मतलब है जो प्लानिंग अगर हम करते हैं जब, तो प्लानिंग में क्या होता है, ओवरलैपिंग नहीं होती, एक काम को 2 लोग नहीं कर रहे होते, और जिससे वेस्टफुल एक्टिविटी नहीं होती। ऐसे नहीं 2-2 लोग, मैंने बोला जैसे स्टेशन पे 2 लोग पहुंच गए या 2 लोग गुड्स खरीद के लिए आए, तो ये क्या हो गया, वेस्टफुल एक्टिविटी। समझ में आए? तो प्लानिंग क्यों रिड्यूस करता है वेस्टफुल एक्टिविटी को, बिकॉज क्यों वेस्टफुल एक्टिविटी को कैसे रिड्यूस करता है, ओवरलैपिंग को, वेस्टफुल एक्टिविटी को प्लानिंग कैसे रिड्यूस करता है, बताओ। बिकॉज इट इज थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, who will do that activity, है ना। हाउ इज टू बी डन सब डिसाइड पहले से ही कर लेते हैं, तो कुछ गलत होता ही नहीं है, सबको पता है हाँ भाई इसको जाना है, इसको माल का ऑर्डर देना है, इसको ये प्रोडक्शन करनी है, इसको सेल करनी है। जब सब डिसाइडेड है तो कोई ओवरलैपिंग होगी नहीं, प्लानिंग कर रखी है सब हमने, समझ आ रही है। देन प्लानिंग जो है प्रमोट्स, फोर्थ है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव, क्या होता है, इनोवेटिव माने नए, इनोवेटिव आइडिया कैसे, जैसे कि हमको ये पता है, जैसे मैं अभी यही कह रही हूँ, थर्ड वेव आने का चांस है, इसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि हमारे बिजनेस के लिए फाइनेंस चाहिए, पैसा और चाहिए, प्रोडक्शन और बढ़ानी पड़ेगी। हमारी समझ लो ग्लव्स बनाने की फैक्ट्री है और हमें ग्लव्स और चाहिए हॉस्पिटल्स में सप्लाई करने, तो उसके लिए पैसा चाहिए। अब पैसा जो है हम कहाँ से इनोवेटिव आइडियाज़ पता लगाएं, कहाँ से पैसा आ सकता है। भाई हम अपने घर से लगाएं, अपना रिटेन्ड प्रॉफिट लगाएं, या हम किस बैंक से उधार ले लें, तो हम
या कोई और कहता है कि हम सब मिलके अपने एम्प्लॉयज़ से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोई भी आइडिया, लोगों को बिठाओ और उनसे पूछो क्या आइडिया है। ऐसे ही डिफरेंट चीज़ों के लिए हम लोगों से आइडियाज़ ले सकते हैं, नए नए, कोई भी चीज़ है, कोई भी बात है, प्लानिंग जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, आइडियाज़ लेते हैं। जैसे कि अभी तुम्हारा पेपर होने वाला है और हमारे पास टाइम लिमिटेड रहता है, यही आधे घंटे का पीरियड है, इसमें आप बात भी कर लो, डांट भी लो, हैं, सिलेबस भी आगे बढ़ा लो और क्वेश्चन भी रिवाइज कर लो। तो इसके लिए अगर मैं पूछूं कि आप क्या सोचते हो कि हम MCQ की कैसे प्रैक्टिस कराएं, तो आप मुझे अभी बताओ क्या आइडियाज़ हो सकते हैं आपके। हाउ इट्स अ प्लानिंग, हम एग्ज़ाम के लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि हमको मेरे को आपको प्रैक्टिस करानी है MCQ के क्वेश्चन की। टाइम मेरे पास कम रहता है, मेरे को सिलेबस भी आगे बढ़ाना, पिछला भी मैं चाह रही हूँ, तो आप बताओ क्या करूँ। हाँ, रोज़ मैं घर से टेस्ट बना के लाऊं और रोज़ मैं आपको दूँ, तो रोज़ MCQ का टेस्ट बना के घर से लिखने में मेरे को, आपको पता है MCQ लिखने में कितना टाइम, ऑनलाइन एक इसने बोला मैं टेस्ट बना के दूँ, हर टॉपिक में से MCQ, और कैसे करूँगा, हर टॉपिक में से MCQ बना के इसका PDF दे दूँ, और कोई, हाँ, छोटी छोटी क्विज कर लो क्लास के अंदर, तो क्लास में तो टाइम कम है ना बेटे, वही तो मैं कह रही हूँ, 5 मिनट का, ठीक है। हाँ हाँ बेटे बोलो आप। फ़ोन पे क्वेश्चन भेजते हैं और आप उसको देखते ही नहीं हो, आप तो वीडियो भी नहीं देखते। स्कूल में आप सब फ़ोन लाते हो? नो, इट इज़ नॉट अलाउड, अलाउड ही नहीं है। मैं कैसे, मैं रूल्स को तो फॉलो करूँगी ना, डिसिप्लिन है ना, केवल का प्रिंसिपल पढ़ा है ना, डिसिप्लिन, हार्ड मैनेजमेंट में फॉलो करना पड़ता है डिसिप्लिन एम्प्लॉय को, ना तुम उसको ओवर कर सकते हो, मैं भी नहीं कर सकती। रवि सर मंगवा सकते हैं, आप ही मंगवा सकते हैं। रवि सर मंगवा रहे हैं, मुझे नहीं पता वो कैसे मंगवा रहे, इट इज़ नॉट अलाउड। अगर किसी ने आपकी जेब में नहीं लाना और सर आ गए तो रवि सर की भी हो जाएगी खाट खड़ी और तुम्हारी भी, तो कहाँ से आ जाए। पर ये है कि स्कूल में नहीं हम मंगा सकते, आपके पास घर में तो फ़ोन है, हम ये कर सकते हैं कि मैं आपको, देखो एक मेरे को आसान तरीका ये लगा है कि PDF है हमारे पास, जैसे सैम्पल पेपर की, जो चैप्टर, जैसे मैंने अभी आजकल प्लानिंग करा रही हूँ, प्लानिंग से रिलेटेड जो मेरे को MCQ उसमें दिख रहे हैं, उसका नंबर मैं आपको बोल दूँ कि ये नंबर है, आप इसको देखो, आप उसकी लैंग्वेज पढ़ो, आप देखो इसको कितना आ रहा है करना, आप उसका आंसर मुझे सेंड करो ग्रुप पे। इसका ये समझ लो, मैं 4 क्वेश्चन आपको बोलती हूँ कि सैम्पल पेपर में से, CBSE के सैम्पल में से ये क्वेश्चन है, या मैं कभी फ़ोटो खींच के डाल देती हूँ और आपसे बोलती हूँ इसका आंसर बताओ, फिर मैं आपको आंसर दे देती हूँ और आप अपने आप चेक करो कि कितने हमारे मार्क्स आ रहे हैं। ये एक आसान तरीका हो सकता है ना। या ये हम कुछ भी हम इनोवेटिव आइडियाज़ हम ले सकते हैं, आपका कोई बात है वो हम देख सकते हैं, मैं कोई आपको बात कह रही हूँ वो देख सकते हैं। तो प्लानिंग क्या करती है, मोड्स इनोवेटिव आइडियाज़, समझ में आया। बिजनेस में भी एम्प्लॉयज़ से भी क्या करते हैं, मैनेजमेंट जो है वो एम्प्लॉयज़ से इनोवेटिव आइडियाज़ देते हैं, नए आइडियाज़, और उस पर प्लानिंग की जाती है, क्योंकि प्लानिंग पहले से ही सोचा जाता है ना, तो उस इनोवेटिव आइडियाज़ के ऊपर काम किया जाता है। देन प्लानिंग जो है फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। क्या मतलब है, जैसे अभी हमने बात करी तो हमने डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन देखे, तो इसमें क्या होता है, जो मैनेजर होता है, प्लानिंग हेल्प द मैनेजर टू लुक इनटू द फ्यूचर एंड मेक अ चॉइस फ्रॉम अमंग्स द वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। मैनेजर क्या करता है, डिफरेंट, जैसे मैं अब मैनेजर हूँ, आपने इतने सारे कोर्स ऑफ एक्शन बताए, मैं हर एक को एवेल्युएट करूँगी कि इसको अपनाते हैं तो क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, किस में टाइम ज़्यादा लगता है, कौन सा आप करोगे कौन सा नहीं करोगे, इसको एवेल्युएट करना, एंड देन आई विल टेक द डिसीज़न कि मैं इसको लूँ,
इस मेथड को लूँ, ठीक है। ऐसे ही बिजनेस में भी जो बिजनेसमैन होता है उसके पास डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन रहते हैं, उसमें वो हर एक्शन को एवेलुएट करता है कि इससे करें तो क्या फ़ायदा क्या नुकसान होगा, ये मेथड अडॉप्ट करें तो क्या फ़ायदा नुकसान होगा, और फिर वो जो दी बेस्ट मेथड होता है उसको सिलेक्ट करता है और उसके हिसाब से प्रोडक्शन करता। समझ आ रही है। द नेक्स्ट है प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। इसका क्या मतलब है? प्लानिंग में सबसे पहले मैंने बताया ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया जाता है। सबसे पहला काम प्लानिंग का सबसे पहला काम क्या? ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना। जैसे मैंने कहा कि हम ये ऑब्जेक्टिव रख रहे हैं कि हमारी बिजनेस की सेल बढ़े 1 लाख से 1.5 लाख हो जाए, तो 1 महीने के बाद क्या होगा? हमने अपना सब काम किया, देखो 1 लाख से 1.5 लाख सेल करनी थी, हमने ये ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, प्लानिंग की कि हमारी इतनी प्रोडक्शन हमें बढ़ानी है, एडवर्टीज़मेंट उसको भी बोला गया कि तुम्हें एडवर्टीज़मेंट बढ़ानी है, सब करा। और 1 महीने के बाद कंट्रोलिंग क्या होता है? लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग में क्या किया कि हमने एक्चुअल, पहले तो हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया कि हमारा इतना होना चाहिए, बाद में सब करने के बाद हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या करते हैं? मेज़र करते हैं कि जो अभी सेल हुई कितनी हुई। मान लो हमारा था ऑब्जेक्टिव 1.5 लाख सेल का, लेकिन सेल हुई हमारी सिर्फ 1,10,000। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव कोई ना होता फिर तो हम कहते पहले हमारी 1 लाख होती थी, अब 1,10,000 हो रही है, बढ़ रही है सेल तो। लेकिन अभी हमने टारगेट क्या रखा हुआ था? 1,50 का, लेकिन सेल कितनी हुई? 1,10। इसका मतलब नेगेटिव डेविएशन है। हम चाह रहे थे इतनी हो, हम यहाँ पे थे, हम चाह रहे थे इतनी हो, हम सेल चाहते थे 1,50,000, हमारी सेल चल रही थी 1 लाख यहाँ, और हमारी सेल जो हुई है इतनी, बस इतनी 1,10,000। तो जो हमारा ये पोर्शन जो नहीं हुआ इसका पता लगाएंगे कि क्यों नहीं हुई सेल, ये क्यों नहीं बढ़ी, ये क्या है? हमारा नेगेटिव डेविएशन है। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसको क्या करा जाएगा? मैनेजमेंट जो है ये पता करेगा कि हमने प्रोडक्शन बढ़ाई, एडवर्टीजमेंट भी की, सब किया, और फिर भी हमारी सेल क्यों नहीं बढ़ी। तो दिस इज़ कॉल्ड कंट्रोलिंग। उसके लिए फिर क्या किया जाता है? एक्शन प्लान डिसाइड किया जाता है, देखा जाता है कहाँ कमी रह गई, क्या हमारा प्रोडक्ट अच्छी नहीं थी, क्या हम एडवर्टीजमेंट अच्छी नहीं कर पाए, क्या दिक्कत रही। समझ में आया? तो ये क्या कहलाता है? कंट्रोलिंग। तो जो प्लानिंग है वो कंट्रोलिंग को प्रोवाइड्स कंट्रोलिंग। अगर हमारा टारगेट ही ना होता, हमने सोचा ही ना होता 1,50,000 हमें सेल करनी है, तो हमें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। 1 लाख थी 1,10,000 हो गई, क्या फ़र्क, हमारी तो सेल थोड़ी बड़ी है, हम ये सोच के खुश हो जाते। लेकिन क्योंकि हमने सोच रखा था हमारी सेल कितनी होनी चाहिए? 1,50,000, लेकिन हमारी सेल हुई नहीं। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि हम एक स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं, पहले स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या रखा? 1,50,000। फिर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं कि हमारी सेल कितनी हुई? 1,10,000। फिर हम दोनों को कंपेयर करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या थी और हमने स्टैंडर्ड क्या रखा था। अगर हमारी सेल उससे कम हुई है, अगर हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से कम हुई है, तो क्या करते हैं? हम फिर पता करते हैं कि वो कम क्यों हुई और हम उसको ठीक कैसे करें। और अगर हमारी सेल, ऐसा भी हो सकता था कि हमने सोचा था 1.5 लाख सेल का टारगेट रखा था, हमारी सेल तो पूरी हो गई 2 लाख, ये तो बहुत ही सेल हो ज़्यादा। तो इसका मतलब है फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने टारगेट ही तो गलत नहीं रखे हुए थे, टारगेट ही तो कम नहीं रखे थे, स्टैंडर्ड ही। फिर हम स्टैंडर्ड को देखते हैं कि स्टैंडर्ड को चेक करो कि हमारे अंदर एबिलिटी ज़्यादा है, हमने स्टैंडर्ड कम रखा हो। समझ आ गई? हाँ बेटे, ओवर सेल हो रही है, हमने स्टैंडर्ड रखा था 1,50,000, लेकिन सेल हो गई 2 लाख, इसका मतलब हमने स्टैंडर्ड गलत रखा हुआ है। हम स्टैंडर्ड हमें 2 लाख रखना चाहिए था। हम जैसे मान लो कि कोई बच्चा है क्लास में, उससे हम सोचते हैं कि जो 50% मिलेगा, सब टीचर ऐसे सोच के चले तो 50% का बच्चा है जी, पता चलता है उसने तो टॉप कर लिया स्टेट में, तो बोलेंगे टीचर को समझ नहीं आ रही थी बच्चा कहाँ लायक कर रहा है।
क्योंकि स्टैंडर्ड से ही, उस ऑब्जेक्टिव से ही हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो अगर कम ज़्यादा आ जाएगी तो हम एक्सेस में ज़्यादा आई तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने स्टैंडर्ड को री एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, फिर हम अपने स्टैंडर्ड को फिर अपना दोबारा से सेट करें। ठीक, कंट्रोलिंग चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको हम प्लानिंग में पढ़ रहे हैं, इतना समझ में आ गया, आज आपको इम्पोर्टेंस समझ में आ गई। कल हम फिर इसको आगे करेंगे, 2 दिन और लगेंगे चैप्टर को, इट इज़ गोइंग टू बी कम्प्लीट।